नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की उन रणनीतिक मुश्किलों की जिसको कि लेकर न सिर्फ सहयोगी दल बल्कि उसके अपने भी परेशान कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लगभग बनना तय है। उसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी को आगे रख के लड़ा गया चुनाव भी बेकार पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज ने न सिर्फ अपने संदेशे पार्टी हाईकमान को दे दिए हैं, बल्कि अनिल विज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर भी आ गए। निश्चित तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि खुद के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुमत हासिल किया है। उन्हें 48 सीटें मिली हैं। अन्य जो 3 निर्दलीय थे वो भी दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देने की बात कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री चुनने में सरफटोगल हो रहा है, उससे ये बात तय हो गई है कि अपनों ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रखा है। हरियाणा के लिए हालांकि ऑब्जर्वर चुनने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब ये नायब सिंह सैनी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा गया, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की घोषणा की कि निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और परिणाम भी जब उनके पक्ष में आया तो अब जो अपने लोग ही हैं, खासकर हरियाणा को जताने वाले जो अहरवाल बेल्ट, जिनमें 11 सीटों में 9 सीटें जीती हैं, राव इंद्रजीत ने भी अब ये दावा करके सनसनी मचा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र हरदम उर्वरा रहा है। इस बार इस क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये भी पता लगा है कि उनके आवास पर सभी जीते 9 विधायकों की, जिसमें कि उनकी बेटी आरती राव भी है, एक बैठक भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये परेशानी है कि जो उनके हालांकि मनोहर लाल खट्टर, जो कि मुख्यमंत्री 9.5 साल हरियाणा के रहे, उनको तो केंद्रीय मंत्री बना के उनको दिल्ली में पहुंचा दिया गया, लेकिन उनका भी गुट वहाँ सक्रिय है। और वहाँ जो मुख्यमंत्री बनाने का जिन लोगों पर ऑब्जर्वर है, या आप मानिए पर्यवेक्षक टाइप के लोग होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह उसके पर्यवेक्षक होंगे, और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी सह पर्यवेक्षक बनाया गया है, ताकि वो यादव विधायकों को संभाल सकें। खैर, क्या होगा ये बात तो तय है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, लेकिन जिस आसानी से अमित शाह ये चाहते थे कि वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना देंगे, वो संभवतः मुश्किल पड़ता दिख रहा है। क्योंकि अब 16 तारीख को ही एक बैठक चंडीगढ़ में विधायकों की बुलाई गई, सभी नवनिर्वाचित विधायकों की, जिसमें से कि उनकी राय ली जाएगी। पार्टी सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए भी विधायकों से वोटिंग हो। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से राव इंद्रजीत और अनिल विज ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी वरिष्ठता को लेकर, अपने क्षेत्रवाद को लेकर मुश्किलें खड़ी की हैं, निश्चित तौर पर वो केंद्रीय नेतृत्व को परेशानी डालेंगे। उत्तर प्रदेश से भी इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं। कल हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई अभी चुनाव नहीं है, लेकिन 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि उनके जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं। तो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ें। इसको लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि मीरापुर सीट जो है, जिसमें कि आरजेडी के विधायक भी थे जो कि अब सांसद बन गए हैं, वो सीट उन्हें देने पर सहमत बनी। निषाद पार्टी के को भी एक सीट देने पर सहमत बनी। हालांकि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने 2 सीटों पर दावा किया था, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें एक सीट देना चाहती है। वह भी प्रत्याशी संजय निषाद बताएंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह संभवतः भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर रालोद लड़ने की बात सूत्रों से छनकर यहाँ बताई जा रही। हालांकि संजय निषाद ने अभी कोई इस प्रकार की बात नहीं की, न ही पब्लिकी बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से उनके हाव भाव हैं, उन्होंने अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की बात की है। हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी अपना संरक्षक बताया है, लेकिन जिस तरह के संबंध संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ के मध्य में रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के बार प्रतिहार संजय निषाद की ओर से योगी आदित्यनाथ पर किए गए, उसको संभवतः योगी आदित्यनाथ अभी तक नहीं भूल पाए होंगे। खैर, यहाँ बात हो रही थी 10 सीटों पर उपचुनाव की, तो उसमें 9 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और 1 सीट पर जयंत चौधरी के पार्टी रालोद का जो मीरापुर की जो सीट होगी, उसमें उनको 1 सीट दी जाएगी। देखना यह है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से कोशिश की है, इसीलिए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया था, और संगठन के भूपेंद्र चौधरी भी
इस हाई लेवल बैठक में थे और सभी लोगों को यह सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पिछड़े वर्ग के नेताओं को न सिर्फ मनाएं बल्कि उन्हें राजी करें कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और अच्छा परिणाम देकर लोकसभा चुनाव की हुई करारी हार को कुछ कम करने का प्रयास करें। देखना यह है कि दिल्ली से कई बार हालांकि इस तरह का संघर्ष विराम सा दिखता है, लेकिन जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो क्या ये सभी गुट या यूँ कहिए कि बीजेपी के छत्र योगी आदित्यनाथ की बात मान लेंगे या उनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, ये एक मुश्किल सवाल है। और ये सवाल का जवाब के लिए मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ, लेकिन ये देखा गया है कि कई बार केंद्रीय नेतृत्व ने पंचायत की और लखनऊ आते आते वो पंचायत और वो सब बातें हवा हवाई हो गईं और बदस्तूर गुटबाजी होती रही। लेकिन बताते हैं आपकी बार केंद्रीय नेतृत्व ने एक संदेश दिया है दोनों उप मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करना है, जिससे कि लोकसभा में हुई करारी हार से टूटे कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखा जा सके। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।